हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डू आवर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जो हमारा ये चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इसमें हम टोटल 3 लॉ पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तीनों के तीनों लॉज न्यूटन ने दिए थे, इसलिए इनका नाम होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, by observing the motion of objects on an inclined plane, Galileo deduced that objects move with a constant speed when no force acts on them. ठीक है, मतलब जब हम ऑब्जर्व करते हैं ऑब्जेक्ट्स का मोशन किसी इंक्लाइन प्लेन पे, इंक्लाइन प्लेन मीन्स इस टाइप का स्ट्रक्चर। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन पे जब हम ऑब्जर्व करते हैं, गैलीलियो डिड्यूस दैट ऑब्जेक्ट्स मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड व्हेन नो फोर्स एक्ट ऑन। गैलीलियो ने बताया कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। ठीक है, ही ऑब्जर्व दैट व्हेन अ मार्बल रोल्स डाउन एन इंक्लाइन प्लेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस। उसने बताया कि जो मार्बल है इंक्लाइन प्लेन से नीचे जब रोल डाउन होता है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट चैप्टर में यू विल लर्न दैट मार्बल फॉल्स अंडर द अनबैलेंस फोर्स ऑफ ग्रेविटी एज इट रोल्स डाउन एंड अटेन अ डेफिनेट वेलोसिटी बाय द टाइम इट रीचेज द बॉटम। नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे कि जब मार्बल नीचे गिरता है तो क्यों गिरता है, अनबैलेंस फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से गिरता है। ठीक है, और फिर जब वो नीचे गिरता है एकदम बॉटम में पहुंचता है तो वो अपनी डेफिनेट वेलोसिटी को अटेन कर लेता है। ठीक है, इट्स वेलोसिटी डिक्रीज व्हेन इट्स क्लाइंब अप एज शोन इन फिगर 8.5। जब वो ऊपर चढ़ेगा, इस वाली फिगर में जब ऊपर जाता है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, जब ऊपर से नीचे आता है तो इंक्रीज होती है। ओके, इट्स वेलोसिटी decreases when it climbs up as shown in figure. This shows a marble resting on an ideal frictionless plane inclined on both sides. Galileo argued that when the marble is released from left, it would roll down the slope and go up on the opposite side to the same height from which it was released. गैलीलियो ने ये आर्ग्यू किया, ये बात सबके सामने रखी कि देखो, जब हम दो इंक्लाइन प्लेन को इस तरीके से रखेंगे, कोई मार्बल को हमने यहाँ से छोड़ा, यहाँ से, ठीक है, जब हमने यहाँ से छोड़ा तो ये वाला जो मार्बल है इस साइड से इतनी हाइट तक जाना चाहिए। ठीक है, ये उसने बताया, आर्ग्यू किया। उसके बाद है if the inclination of the plane on both sides are equal then the marble will climb the same distance that it covered while rolling down. अगर हमारे इंक्लिनेशन दोनों साइड इक्वल है तो मार्बल भी सेम डिस्टेंस कवर करना चाहिए। If the angle of inclination of right side plane would gradually decrease, then the marble would travel further distance till it reaches the original height. Means अगर हम इसका इंक्लाइन प्लेन का एंगल कम कर दें, मतलब जब हम ये वाला एंगल अगर कम कर दें, ऐसे कर दें, तो फिर वो इसकी जब ये कर देंगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो वो ज़्यादा ऊंचाई तक जा पाएगा। ठीक है, इफ़ द राइट साइड प्लेन वुड अल्टीमेटली मेड हॉरिजॉन्टल, अगर जो राइट साइड वाला है उसको हम हॉरिजॉन्टल कर दें, पूरा ऐसे कर दें, द मार्बल वुड कंटिन्यू टू ट्रेवल फॉर एवर ट्राइंग टू रीच द सेम हाइट दैट इट वॉज रिलीज फ्रॉम। अगर हम इसको ऐसे कर दें, पूरा पूरा ऐसे कर दें, तो ये भी वहाँ तक ही जाएगा जितनी हाइट से हमने उसको रिलीज किया था। नेक्स्ट इज द अनबैलेंस फोर्स ऑन द मार्बल इन दिस केस इज जीरो। अनबैलेंस फोर्स कितना है इसमें, जीरो, कोई भी अनबैलेंस फोर्स इसमें नहीं लग रहा है। It thus suggests that an unbalanced force is required to change the motion of the marble, but no net force is needed to sustain the uniform motion of the marble. इसलिए हमें पता चलता है कि कोई भी अनबैलेंस फोर्स मोशन को चेंज करने के लिए तो ज़रूरी है, लेकिन कोई भी नेट फोर्स, मतलब कि अगर बट नो नेट फोर्स इज नीडेड टू सस्टेन द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द मार्बल। हमें उस मोशन, मार्बल का मोशन कंटिन्यू रखने के लिए किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं है। In practical situations, it is difficult to achieve a zero unbalanced force. प्रैक्टिकल सिचुएशन में होता है कि मतलब कि अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें, अनबैलेंस फोर्स जीरो अटेन करना बहुत मुश्किल होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्योंकि जिस साइड पे मोशन होता है उससे ऑपोजिटली एक फ्रिक्शन फोर्स तो हमेशा लगता ही लगता है। ठीक है, दस इन प्रैक्टिस द मार्बल स्टॉप्स आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस। इसलिए अगर हम देखें तो मार्बल है वो थोड़े टाइम के बाद रुक जाता है। द इफेक्ट ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स में बी मिनिमाइज बाय यूजिंग अ स्मूथ मार्बल एंड अ स्मूथ प्लेन एंड प्रोवाइडिंग ए लुब्रिकेंट ऑन टॉप ऑफ द प्लेन्स। हम इस फ्रिक्शन को कम से कम कैसे कर सकते हैं, मार्बल स्मूथ लेके, प्लेन स्मूथ लेके, या फिर जो हमारे प्लेन्स हैं उनके ऊपर एक लुब्रिकेंट लगा के। ठीक है, इसके बाद है न्यूटन further studied Galileo's ideas on force and motion and presented 3 fundamental laws that govern the motion of objects. न्यूटन ने गैलीलियो के आइडिया को अच्छे से पढ़ा, उसके बाद अपने फंडामेंटल लॉज दिए 3,
ठीक है, जो कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को गवर्न करते हैं, सिखाते हैं। 3 लॉ क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं तीनों को। फर्स्ट लॉ है एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय अप्लाइड फोर्स। ये जो लिखी हुई एक लाइन, हम लोग बाकी जो क्वेश्चन आते हैं हमें उसकी इंग्लिश याद करनी नहीं होती है, कुछ भी हम अपने मन से मतलब हमें अगर कॉन्सेप्ट अगर हमारा क्लियर है देन वी कैन राइट इन अवर ओन लैंग्वेज, बट लॉज में ऐसा होता है यू हैव टू राइट दीज एग्जैक्ट लाइन्स, ठीक है, यही लिखनी पड़ेंगी। उन्होंने बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगे, एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। इन अदर वर्ड्स ऑल ऑब्जेक्ट्स रेजिस्ट अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट, सारे ऑब्जेक्ट्स जो है स्टेट ऑफ मोशन में एक चेंज मतलब वो एक चेंज रेजिस्ट करते हैं कि अगर उनका मोशन है रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, उसका चेंज वो रेजिस्ट नहीं करता। In a qualitative way, the tendency of undisturbed objects to stay at rest or to keep moving with the same velocity is called inertia. Means कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अनडिस्टर्ब है, ठीक है, या फिर रेस्ट में है, तो वो मतलब कोई ऑब्जेक्ट का चल रही है या फिर रेस्ट में, तो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहना पसंद करेगी, और इसको बोलते हैं इनर्शिया। इसलिए फर्स्ट लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। इसके बाद है certain experiences that we came across while traveling in a motor car can be explained on the basis of law of inertia. हम कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं इधर। We tend to remain at rest with respect to the seat until the driver applies a braking force to stop the motor car. हम जब किसी कार में बैठते हैं हम रेस्ट में होते हैं, बैठे होते हैं, ठीक है, जब तक कि वो ब्रेक ना लगा दे हम एकदम से आगे की तरफ गिरते हैं। क्यों? क्योंकि देखो जब उसने, क्योंकि पहले बस चल रही थी, ठीक है, मोशन में थी बस, बस के साथ साथ आप भी मोशन में थे। जैसे ही बस रुकी आपके जो बॉडी पार्ट्स बस के कांटेक्ट में है, पैर है, हाथ है, जो भी कांटेक्ट में है वो तो रेस्ट में आ जाएंगे, लेकिन आपकी बॉडी अभी भी मोशन में ही रहना पसंद करेगी। इसलिए जब ब्रेक लगता है तो हमारी बॉडी उस फोर्स को अपोज करती है, जिसकी वजह से हम आगे की तरफ हो जाते हैं थोड़े। The application of brakes, the car slows down but our body tends to continue in the same state of motion because of its inertia. ये मैंने बताया आपको। A sudden application of brakes may thus cause injury to us or impact or collision with the panels in front. मतलब सेफ्टी बेल्ट्स आर वॉन्ट टू प्रिवेंट सच एक्सीडेंट्स। इनको मतलब कि अगर हम हमारे सामने अगर कोलिजन हो जाए, कोलिजन में दो चीज़ें आपस में टकरा जाए, उससे हमें बचना चाहिए। सेफ्टी बेल्ट्स से वार्निंग दी जाती है ऐसे एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए। सेफ्टी बेल्ट्स एक्सर्ट अ फोर्स ऑन आवर बॉडी टू मेक द फॉरवर्ड मोशन स्लोअर। सेफ्टी बेल्ट क्या करते हैं, हमारे ऊपर एक फोर्स लगाते हैं ताकि हमारा जो फॉरवर्ड आगे वाला जो मोशन है थोड़ा स्लो डाउन हो सके। एन ऑपोजिट एक्सपीरियंस इज एनकाउंटर्ड व्हेन वी आर स्टैंडिंग इन अ बस एंड द बस बिगिंस टू मूव सडनली। एक और ऑपोजिट एक्सपीरियंस हमें मिलता है जब कोई बस खड़ी है और अगर बस अगर एकदम से चल दे, ठीक है, तो भी हमें देखने को मिलता है। नाउ वी टेंड टू फॉल बैकवर्ड्स, अब हम पीछे की तरफ गिरेंगे। This is because the sudden start of the bus brings motion of the bus as well as our feet in contact with the floor of the bus. इसके वजह से क्या होता है, देखो बस पहले रेस्ट में थी, हमारी बॉडी भी पहले रेस्ट में थी। जैसे ही बस मोशन में आई, ठीक है, जैसे ही बस मोशन में आई हमारी बॉडी के पार्ट जो बस के कांटेक्ट में थे वो भी मोशन में आएंगे, लेकिन हमारी बॉडी तो रेस्ट में ही रहना चाहिए, है ना। ये किसकी वजह से होता है, इनर्शिया की वजह से होता है। But the rest of our body opposes motion because of its inertia. When a motor car makes a sharp turn at a high speed, कोई भी कार होती है, हमें इनर्शिया 3 टाइप के होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। रेस्ट और मोशन का आई टोल्ड यू, नाउ वी विल स्टडी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जब भी कोई शार्प टर्न होता है, एकदम से मूव टर्न लेना होता है हाई स्पीड पे, तो दिस कैन अगेन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। वी टेंड टू कंटिन्यू विद स्ट्रेट लाइन मोशन, हम अपना स्ट्रेट लाइन मोशन ही कंटिन्यू करना चाहते हैं, ठीक है। जब एक अनबैलेंस फोर्स लगता है इंजन से, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें मोटर कार का डायरेक्शन चेंज करनी है, तो हम एक साइड गिर जाते हैं। द फैक्ट दैट द बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन एन अनबैलेंस फोर्स कैन बी इलस्ट्रेटेड टू द फॉलोइंग एक्टिविटीज। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हैं, एनसीईआरटी में यू विल रीड, ओके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक इनर्शिया मास। इनर्शिया एंड मास क्या होता है।
All the example and activities given so far illustrate the resistance offered by an object to change its state of motion. हमने अब तक जितने भी एग्जाम्पल्स पढ़े, एक्टिविटीज़ पढ़ी, इससे हमें पता चलता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको एक रेजिस्टेंस मिलता है, मतलब कि वो रेजिस्टेंस मतलब होता है कि प्रिवेंट करना। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो मुड़ने की रेजिस्टेंट हो चुकी है, मुड़ना नहीं चाहती वो, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में तो मोशन की रेजिस्टेंट हो चुकी है, ठीक है। If it is at rest, it tends to remain at rest. If it's moving, it tends to keep moving. This property of an object is called its inertia. Do all bodies have the same inertia? We know that it's easier to push an empty box than a box full of books. Similarly, if we kick a football, it flies away, but if we kick a stone of the same size with equal force, it hardly moves. ये सब आप समझ रहे होंगे, बहुत ईजी है। मतलब कि हमें सबको पता है कि दो बॉक्स है, अगर एक खाली है एक भरा हुआ है तो ऑफकोर्स खाली वाले को धक्का मारना इजी होगा, ठीक है। उसके बाद है अगर हम एक फुटबॉल को किक करते हैं तो हवा में चली जाती है, लेकिन अगर उसी साइज़ का अगर हम पत्थर को लात मारते हैं तो वो मुश्किल से ही हिलता है। वी मे इन फैक्ट गेट एन इंजरी इन आवर फुट वाइल डूइंग सो, इससे हमें इंजरी भी हो सकती है। सिमिलरली इन एक्टिविटी 8.2 इंस्टेड ऑफ 5 रुपी कॉइन वी यूज़ अ 1 रुपी कॉइन, ठीक है। इसी एक और एक्टिविटी है, हम 5 रुपी कॉइन की जगह हमें एक 1 रुपी कॉइन यूज़ किए क्योंकि उसका वेट कम होता है, मास कम होता है। वी फाइंड दैट अ लेसर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द एक्टिविटी, हमें कम फोर्स लगाना पड़ा जब 1 रुपये का सिक्का रखा। अ फोर्स दैट इज जस्ट इनफ टू कॉज अ स्मॉल कार टू पिक अप अ लार्ज वेलोसिटी विल प्रोड्यूस अ नेग्लिजिबल चेंज इन द मोशन ऑफ अ ट्रेन। एक फोर्स, एक कार्ट है और एक ट्रेन है, कार्ट को अगर हमने ट्रेन से बांध दिया, ठीक है, तो फोर्स ट्रेन के ऊपर नेग्लिजिबल लगेगा, कार्ट बहुत हल्की होती है ट्रेन के कंपैरिजन में। दिस इज बिकॉज इन कंपैरिजन टू द कार्ट द ट्रेन हैज़ अ मच लेसर टेंडेंसी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। अकॉर्डिंगली वी से दैट ट्रेन हैज़ मोर इनर्शिया देन द कार्ट। हम ये भी कह सकते हैं ट्रेन का कार्ट से ज़्यादा इनर्शिया होता है। क्लियरली हैवियर और मोर मासिव ऑब्जेक्ट्स ऑफर लार्जर इनर्शिया, भारी या फिर ज़्यादा मास वाले ऑब्जेक्ट उनके पास ज़्यादा इनर्शिया होता है। वी मे दिस रिलेट इनर्शिया एंड मास एज फॉलोज, ये इसका रिलेशन है इनर्शिया एंड मास का। इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ रेस्ट। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन को रेजिस्ट करना, ठीक है। और मास क्या होता है? इनर्शिया का मेजरमेंट। ये था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। हमारे पास दो लॉ ऑफ मोशन और है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हमें सेकेंड पढ़ना है एंड थर्ड पढ़ना है। सो इस चैप्टर में बेसिकली 3 लॉ हैं, उसके बाद देयर इज नथिंग इन दिस चैप्टर। सो नाउ वी विल डू अवर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। The first law of motion indicates that when an unbalanced external force acts on an object, its velocity changes. मतलब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक एक्स्ट्रा फोर्स लगता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। द ऑब्जेक्ट गेट्स एन एक्सेलरेशन, उस ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेशन मिल जाता है। We would now like to study how the acceleration of an object depends on the force applied to it and how we measure a force. अब हम क्या पढ़ेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कैसे चेंज होता है, फोर्स के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, कैसे लगता है और कैसे हम एक फोर्स को मेजर करते हैं, ठीक है। इसके बाद है लेट अस रिकाउंट सम ऑब्जर्वेशन फ्रॉम आवर एवरीडे लाइफ। अब हम अपनी एवरीडे लाइफ से एग्जाम्पल ढूंढेंगे। ड्यूरिंग द गेम ऑफ टेबल टेनिस इफ द बॉल हिट्स अ प्लेयर इट डज नॉट हर्ट हिम। टेबल टेनिस जब हम गेम खेलते हैं, अगर एक बॉल एक प्लेयर को हिट करती है तो उसे कोई चोट नहीं लगती। दूसरे साइड एक फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल अगर किसी स्पेक्टेटर को लग जाती है, देखने वालों को लग जाती है, उसमें चोट लग सकती है। अ ट्रक एट रेस्ट डज नॉट रिक्वायर एनी अटेंशन विद पार्क्ड अलोंग अ रोड साइड। अगर रोड के साइड में अगर कोई ट्रक खड़ा है तो उसको अटेंशन नहीं मिलती, मतलब खड़े रहना तो साइड में क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। But a moving truck, even at a speed as low as 5 मीटर पर सेकेंड, may kill a person standing in its path. लेकिन अगर कोई ट्रक चल रहा है, चाहे उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड ही क्यों ना हो, वो अगर उसके सामने कोई इंसान खड़ा है तो उसको मार सकता है। A small mass such as a bullet may kill a person when fired from a gun. एक छोटा सा मास जैसे कि बुलेट है, ठीक है, अगर गन से फायर किया जाए तो फिर वो इंसान को मार सकता है। These observations suggest that the impact produced by the object depend on their mass and velocity. इससे हमें पता चलता है कि ऑब्जेक्ट का जो इम्पैक्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके मास और
वेलोसिटी पे। सिमिलरली इफ एन ऑब्जेक्ट इज टू बी एक्सेलरेटेड वी नो दैट अ ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू गिव अ ग्रेटर वेलोसिटी। सिमिलरली अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमें एक्सेलरेट करना है, ठीक है, तो हमें ज़्यादा फोर्स चाहिए और ज़्यादा वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, ज़्यादा वेलोसिटी के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए। इन अदर वर्ड्स देयर अपीयर्स टू एग्जिस्ट सम क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्टेंस दैट कंबाइंस द ऑब्जेक्ट्स मास एंड इट्स वेलोसिटी। इसके लिए हमें इसके मास और वेलोसिटी में कॉम्बिनेशन भी ढूंढना पड़ेगा। वन सच प्रॉपर्टी कॉल्ड मोमेंटम वॉज प्रोड्यूस्ड बाय न्यूटन। एक ऐसी प्रॉपर्टी मोमेंटम न्यूटन ने ढूंढी थी। मोमेंटम p ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मतलब मोमेंटम कैसे निकाला, मोमेंटम न्यूटन ने दिया, उसको डिफाइन कर दिया p से, और वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। मोमेंटम के पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। उसकी डायरेक्शन वही होती है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, क्योंकि मास की तो कोई डायरेक्शन नहीं होती है, और वही मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। मोमेंटम की ऐसा यूनिट क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मास की क्या होती है, किलोग्राम। वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम की क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सिंस द एप्लीकेशन ऑफ एन अनबैलेंस फोर्स ब्रिंग्स अ चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसलिए किसी भी जब कभी भी जब अनबैलेंस फोर्स लगता है उसकी वजह से ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज हो जाता है। इट इज़ देयरफॉर क्लियर दैट अ फोर्स ऑल्सो प्रोड्यूस अ चेंज इन मोमेंटम। इससे ये क्लियर होता है कि जो फोर्स है वो भी फोर्स ऑल्सो कि फोर्स की वजह से भी मोमेंटम चेंज हो सकता है। लेट अस कंसिडर a situation in which a car with a dead battery is to be pushed along a straight road to give a speed of 1 meter per second which is sufficient to start its engine। मीन्स कोई कार है जिसका पास बैटरी ख़राब हो चुकी है, डेड बैटरी है, हमें उसको सिर्फ 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड देनी है ताकि उसका इंजन स्टार्ट हो जाए। इफ़ 1 or 2 person गिव अ सडन पुश टू इट, इट हार्डली मूव्स। अगर एक या दो इंसान उसको पुश करेंगे तो मुश्किल से ही हिलेगी। बट अ कॉन्टिन्यूस पुश ओवर सम टाइम रिजल्ट्स इन अ ग्रेजुअल एक्सेलरेशन ऑफ अ कार द स्पीड। लेकिन अगर वही फोर्स अगर हम कॉन्टिन्यूस लगाते रहें तो एक टाइम ऐसा आएगा जब उसको थोड़ा सा एक्सेलरेशन मिलेगा और फिर स्पीड मिलेगी, ठीक है। It means that the change of momentum of the car is not only determined by the magnitude of force but also by the time during which the force is exerted। इसका मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ कार इज़ नॉट ओनली डिटरमाइंड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मीन्स अगर मोमेंटम चेंज हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे फोर्स पे ही डिपेंड करेगा, वो टाइम पे भी डिपेंड कर सकता है। अगर हम टाइम ज़्यादा लगा के फोर्स लगा रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा हमें रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। It may then also be concluded that the force necessary to change the momentum of an object depends on the time rate at which the momentum is changed। इसका मतलब अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज करना है, फोर्स तो चेंज करना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ हमें टाइम भी चेंज करना पड़ेगा। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ यही कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। मोमेंटम का चेंज का रेट मतलब टाइम के अकॉर्डिंग किसके प्रोपोर्शनल होगा, अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स। जितना फोर्स लगेगा उतना ही मोमेंटम चेंज होगा। इसके बाद यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, हम यहाँ पे पढ़ेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखो, सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, मास कितना है m, मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल वेलोसिटी u, it is uniformly accelerated to velocity v in time. Final velocity is v, time is t by the application of constant force f throughout the time t। मतलब इतने टाइम में इतना फोर्स लग रहा है। इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी, इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, इनिशियल को हम लेते हैं p1, ठीक है, m इनिशियल वेलोसिटी कितनी हमारी u, ठीक है, फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा m v, ठीक है। ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी। अब हम इन इक्वेशंस को नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशंस को कर देंगे सब्ट्रैक्ट, सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। P2 माइनस P1 इक्वल टू MV माइनस MU। तो इसमें से हम M को कॉमन ले लेंगे, V माइनस U, ठीक है। तो देखो ये क्या आया हमारा, चेंज इन मोमेंटम। P2 माइनस P1 ये हमारा है चेंज इन मोमेंटम। हमें अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है तो हम इसको टाइम से डिवाइड करेंगे, रेट तो यही होता है, ठीक है। ये सब जहाँ पे हमने इक्वल लगाए हैं, प्रोपोर्शनल का साइन करना है,
मीन्स जो मोमेंटम है मास और वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब ये जो आ गया हमारा P2 माइनस P1 चेंज इन मोमेंटम, ये क्या है, इतना फोर्स लग रहा है हमारे पास, ठीक है, एम वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। जब हम इस प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, सबको पता है, कांस्टेंट लगा देंगे हम के, एम वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। अब देखो हमने फर्स्ट वाले, इससे पहले हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ना। यहाँ पे देखो v माइनस यू अपॉन टी, तो एफ इज इक्वल टू के एम, इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, ए, इसकी जगह ए लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखो अगर हम कांस्टेंट को 1 लेते हैं, अगर हम कांस्टेंट को क्या लेते हैं 1, तो फोर्स कितना हो जाएगा एम ए, ठीक है। Here a is equal to v minus u by t is the acceleration, which is the rate of change of velocity. The quantity k is a constant of proportionality. SI unit of mass and acceleration are kg and meter per second square. mass का क्या है kg, acceleration का क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसकी हम फोर्स की यूनिट ये भी ले सकते हैं, ठीक है। The unit of force is so chosen that the value of constant k becomes 1. For this, 1 unit of force is defined as the amount that produces an acceleration of 1 meter square is an object of 1 kg mass. ये definition है एक यूनिट फोर्स का। एक यूनिट फोर्स क्या होता है, जब 1 kg मास के ऊपर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लगता है, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। The SI unit, the unit of force is kg meter per second square और न्यूटन, न्यूटन इज द SI यूनिट, ठीक है, जिसका सिंबल होता है N. The second law of motion gives us a method to measure the force acting on an object as a product of its mass and acceleration. सेकेंड लॉ से हमें पता चलता है जो फोर्स होता है मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है. Second law of motion is often seen in action in our everyday life. Have you noticed that while catching a fast-moving cricket ball, a fielder in the ground gradually pushes his hand backward while the moving ball? ठीक है, हमने देखा होगा जब भी कोई बॉल कैच करता है तो थोड़ा सा हाथ, फिर जब कैच होने के बाद बॉल हाथ नीचे जाता है. In doing so, the fielder increases the time during which the high velocity of the moving ball decreases to 0. इसमें क्या करता है, फील्डर टाइम को बढ़ाता है, टाइम बढ़ाता है ताकि वेलोसिटी 0 हो पाए, इसको कम चोट लगे. Thus, the acceleration of the ball is decreased and therefore the impact of catching the fast-moving ball is also reduced. Simple, वही मैंने आपको बताया, सबको कम चोट लगे, उसका इफेक्ट कम हो. If the ball is stopped suddenly, then its high velocity decreases to 0 in a very short interval of time. अगर कोई बॉल एकदम से हम रोक दें, यहीं पे हम हाथ में हम बॉल रोक दें, तो उसकी हाई वेलोसिटी जो है एकदम से 0 हो जाएगी थोड़े से टाइम में. इसकी वजह से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल विल बी लार्ज. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा. इसलिए लार्ज फोर्स, ज़्यादा फोर्स लगेगा, उसको चोट लगेगी, मे हर्ट द पाम ऑफ द फील्डर. In a high jump athletic event, the athletes are made to fall either a cushion bed or a sand bed. जब हाई जंप का जब गेम होता है तो एथलीट्स को कुशन बेड या फिर सैंड बेड पे गिरने के लिए रखा जाता है. दिस इज़ टू इंक्रीज द टाइम ऑफ द एथलीट्स फॉल टू स्टॉप आफ्टर मेकिंग द जंप. ये क्यों होता है, ताकि जब वो जंप कर ले उसके स्टॉप करने में जो टाइम होता है उसको इंक्रीज हो सके. दिस डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड हेंस द फोर्स. इसकी वजह से क्या होता है, फोर्स भी कम हो जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी कम हो जाता है. ट्राई टू पॉन्डर हाउ ए कराटे प्लेयर ब्रेक्स अ स्लैब ऑफ आइस विद अ सिंगल ब्लो. अब आप ये ढूंढो कि कराटे प्लेयर एक बड़े से स्लैब ऑफ आइस को एक ही ब्लो में कैसे तोड़ देता है. इसके बाद है द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी मैथमेटिकली स्टेटेड फ्रॉम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ को भी निकाल सकते हैं, जैसे कि एफ इज इक्वल टू एम ए है, एम लिखा, ए की वी माइनस यू बाई टी लिखा, एम वी माइनस यू लिखा, इधर एफ टी लिखा, टी उधर चला गया. इसलिए अगर एफ 0 है, वी को अगर हम यू ले ले थोड़े टाइम के लिए, टाइम टी है, इसका मतलब दैट ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ऑब्जेक्ट कंटिन्यू यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाएगा, पूरे किस वेलोसिटी से, यू से, और टाइम टी के साथ. अगर यू 0 है तो वी भी 0 होगा, इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है. ठीक है, इसके बाद आप एक न्यूमेरिकल है, 5 न्यूमेरिकल है. यू कैन सॉल्व दीज फ्रॉम NCERT. अगर नहीं आते तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल करेंगे. उसके बाद हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन.
इसके बाद हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. देन वी विल डू अवर क्वेश्चन आंसर्स. And till then, thank you very much. If you like this video, subscribe my channel and like it. Thank you.